CCS लीव रूल्स 1972 में हम टॉपिक कर रहे थे स्टडी लीव, जिसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें रूल 50 से 55 तक मैंने एक्सप्लेन किया। आज हम करेंगे स्टडी लीव पार्ट नंबर 2, जिसमें रूल्स 56 से लेके 63 तक मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसके साथ ही हम कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसका पार्ट 1 पहले देखें और फिर इसके बाद पार्ट 2 देखें। इसके बाद एक वीडियो और आएगा स्टडी लीव का, जिसमें MCQs होंगे, तो फिर उसके बाद में आपने MCQ करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 56, जो रूल 56 है CCS लीव रूल्स 1972 का, वो हमें बताता है लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव। 56 का सब क्लोज 1 आउटसाइड इंडिया की बात करता है कि लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव मतलब आउटसाइड इंडिया, जबकि 56 का सब क्लोज 2 लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव ना इनसाइड इंडिया की बात करता है। दोनों में सैलरी सेम ही है। दोनों में जो लीव सैलरी मिलती है वो जो बेसिक पे मिलती है प्लस DA प्लस HRA, जहाँ पे TA और DA ऑन TA ना नहीं मिलता। सिर्फ 3 ही कंपोनेंट मिलते हैं। बेसिक पे वो वाली बेसिक पे जो ठीक गवर्नमेंट सर्वेंट के स्टडी लीव के प्रोसीड करने के ठीक पहले थी, वो बेसिक पे मिलती है। उसके ऊपर DA मिलता है और HRA मिलता है। HRA आगे मतलब कंडीशनल है कि 180 दिन तक तो ये बिना सर्टिफिकेट के मिलता है। अगर 180 दिन के आगे लेना है तो फिर ये विद सर्टिफिकेट मिलता है, जो हम रूल 60 में पढ़ेंगे। तो हमने ये याद रखना है कि जो लीव सैलरी है ड्यूरिंग स्टडी लीव, उसमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। बेसिक पे जो कि ठीक गवर्नमेंट सर्वेंट के स्टडी लीव प्रोसीड मतलब करने से ठीक जो पहले थी, वो वाली बेसिक पे, प्लस डियरनेस अलाउंस न प्लस HRA। ओनली 3 कंपोनेंट, चाहे वो इनसाइड इंडिया है चाहे वो आउटसाइड इंडिया है, लीव सैलरी सेम ही है। इसमें क्या क्या नहीं मिलता है? इसमें TA नहीं मिलता है और DA ऑन TA नहीं मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्ट्रक्चर है ना, उसमें 5 ही स्ट्रक्चर है। बेसिक पे, DA, HRA, TA और DA ऑन TA। स्टडी लीव में सिर्फ TA और DA ऑन TA नहीं मिलता, बाकी तीनों कंपोनेंट मिलते हैं ना। आगे हम बात करते हैं 56 के सब क्लोज 3 की। इसमें ये कहा गया है लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव विल बी पेड ओनली इफ गवर्नमेंट सर्वेंट गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट ही इज़ नॉट रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और पार्ट टाइम रिम्यूनरेशन। कि जो स्टडी लीव के दौरान जो लीव सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट को तभी मिलेगी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ये सर्टिफिकेट देता है कि ड्यूरिंग स्टडी लीव के समय वो ना तो कोई स्कॉलरशिप अर्न कर रहा है, ना कोई स्टाइपेंड ना उसे मिल रहा है, ना कोई उसे पार्ट टाइम रिम्यूनरेशन मिल रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें उसे नहीं मिल रही, इसका सर्टिफिकेट उसे देता है, तभी उसे लीव सैलरी जो है वो दी जाएगी। यानी कि लीव सैलरी लेने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट का ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है। 56 का सब क्लोज 3 यही कहता है। 56 का सब क्लोज 4 जो कि एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव की बात करता है। इसमें ये कहा गया है कि इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉइज रिसीव स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और रिम्यूनरेशन, द अमाउंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द लीव सैलरी। इसमें ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई स्कॉलरशिप लेता है, स्टाइपेंड लेता है या रिम्यूनरेशन मिलता मतलब लेता है, तो उस केस में जो ये सारा अमाउंट होगा, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे स्टाइपेंड है, चाहे वो रिम्यूनरेशन है, इसका जो भी अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट की जो लीव सैलरी है ड्यूरिंग द स्टडी लीव उसमें एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मान के चलते हैं कि लीव सैलरी, हमें पता ही है, पीछे हमने पढ़ा कि स्टडी लीव के समय जो लीव सैलरी होती है उसमें 3 ही कंपोनेंट होते हैं, बेसिक पे, DA और HRA। तो मान लो ये 90,000 है, ठीक है, लेकिन जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रही है वो 10,000 है और जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो 5,000 है। तो जो नेट लीव सैलरी की जो पेमेंट होगी वो बनेगी 90,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, डैट इज़ 75,000। यानी कि जो भी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या रिम्यूनरेशन है वो लीव सैलरी में एडजस्ट होके फिर जो नेट लीव सैलरी जो बनेगी वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी।
तो आगे वाला पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, बट द लीव सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द हाफ पे लीव सैलरी, कि चाहे स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या रिम्यूनरेशन को लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट करने के बाद जो कम से कम जो लीव सैलरी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को पेबल होगी वो होगी हाफ पे लीव सैलरी। यानी कि एडजस्ट करने के बाद अगर मान लो कि हाफ पे लीव सैलरी से भी कम अमाउंट आ रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कम से कम हाफ पे लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव दी जाएगी। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो लीव सैलरी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की वो बन रही है बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआर, इसमें 3 ही कंपोनेंट होते हैं। मान लो बेसिक पे 50,000 है, डीए 20,000 है और एचआर मतलब 10,000 है, तो लीव सैलरी बन गई 80,000। लेकिन इसका अगर हाफ पे लीव सैलरी की बात करें तो बेसिक पे हाफ पे में होगी 25,000, जो डीए है वो मतलब 10,000 हो जाएगा, क्योंकि डीए बेसिक पे लगता है। अगर बेसिक पे हाफ होगी तो डीए भी हाफ हो जाएगा, लेकिन एचआरए हमेशा सेम ही रहता है ना, चाहे वो लीव सैलरी फुल हो चाहे हाफ हो। एचआरए जहाँ पे 10,000 ऊपर भी था तो 10,000 जहाँ भी मिलेगा। तो हाफ पे लीव सैलरी इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट की बनी 45,000। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता है जहाँ पे स्कॉलरशिप 25,000 की, स्टाइपेंड 5,000 का, पार्ट टाइम जो रिम्यूनरेशन है वो 10,000 का, तो तब जो नेट लीव सैलरी बनेगी वो बनेगी 80,000 माइनस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। जहाँ पे जो नेट लीव सैलरी आ रही है ना 40,000, वो जो ऊपर है हाफ पे लीव सैलरी 45,000 उससे कम है। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है कि किसी भी मामले में अगर स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या रिम्यूनरेशन को लीव सैलरी से एडजस्ट किया जाता है तो लीव सैलरी कम से कम जो हाफ पे लीव सैलरी है उससे कम नहीं हो सकती। तो इस केस में जो मिनिमम लीव सैलरी है 45,000 वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पे की जाएगी। तो ये रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 56 का 5 आगे डिलीट कर दिया गया, 56 का 6 भी बड़ा नॉर्मल सा रूल है, जिसमें ये कहा गया कि ड्यूरिंग द स्टडी लीव, चाहे वो इनसाइड इंडिया चाहे वो आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट सर्वेंट को जो रिवाइज पे स्केल है उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिवीजन। जैसे कि अभी 8वां पे कमीशन आने वाला है 1 जनवरी 2026 से, तो 1 जनवरी 2026 से जो स्टडी लीव में अभी 3 कंपोनेंट आते हैं बेसिक पे, डीए और एचआरए, तो ये भी बढ़ेंगे, तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट सर्वेंट को न मिलेगा। यानी कि हर एक पे कमीशन में जो भी पे इंक्रीज़ की गई है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम विच डेट, उसका फ़ायदा स्टडी जो लीव के दौरान जो लीव सैलरी होती है उसमें भी मिलेगा। आगे 57, 58 और 59 जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। रूल 60 एडमिसिबिलिटी ऑफ एचआरए, तो उसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट 180 डे के लिए जो एचआरए है वो विदाउट एनी सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि मिलेगा ही मिलेगा। और ये एचआरए एट द रेट एडमिसिबल होगा एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड ऑन स्टडी लीव, कि जिस स्टेशन से गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव के लिए निकला है उस स्टेशन में एचआरए क्या है वही अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पे किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट 180 डेज़ के लिए एचआरए लेने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 180 डेज़ के बाद, अगर 180 दिन के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को एचआरए लेना है तो फिर उस केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस मेमोरेंडम है 27/11/1965 का, उस फॉर्मेट में गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि आपकी जो स्क्रीन में शो हो रहा है। तो ये फॉर्मेट है मतलब सर्टिफिकेट का, ये फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को देना पड़ेगा। आगे 60 का 2, इसमें ये कहा गया है कि बेसिक पे के साथ जो अलाउंसेस मिलते हैं ना वो एचआरए और डीए मिलेंगे, इन दोनों को छोड़ के कोई भी अदर अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पे नहीं किया जाएगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था स्टडी लीव सैलरी में जो पे कंपोनेंट थे वो थे बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस डीए, तो इसमें अलाउंसेस 2 ही हैं, एचआरए और डीए। इन दोनों के अलावा कोई भी अदर अलाउंस जो है वो ड्यूरिंग द स्टडी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाएगा। इसमें जहाँ पे ना पहले स्टडी अलाउंस मिलता था
एक समय में। तो स्टडी अलाउंस अब तो बंद कर दिया गया है 3 जनवरी 2018 से। तो पहले मिलता होता था, अब तो सिर्फ 2 ही अलाउंस मिलते हैं, एक HRA और एक DA। रूल 61 एडमिसिबिलिटी ऑफ TA। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि 3 ही कंपोनेंट हैं मतलब लीव सैलरी में, बेसिक पे, DA और HRA। TA या फिर DA ऑन TA नहीं मिलता। तो रूल 61 में भी यही कहा गया कि ऑर्डिनरी जो TA है वो पेएबल नहीं है, वो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलता। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन करें तो ये TA गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में TA मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो सैंक्शन रिक्वायर्ड है वो है CAG की, डेट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे करते हैं रूल 62, जिसमें कहा गया कॉस्ट ऑफ स्टडी फ़ी कि स्टडी फ़ी का जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा। तो ऑर्डिनरी ये गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा बियर किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो प्रेसिडेंट हैं वो सैंक्शन कर सकते हैं इस स्टडी फ़ी को फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। लेकिन इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट की स्टडी फ़ी को बेयर करेगी, इसकी सैंक्शन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देंगे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 62। अब ये आया सबसे इम्पोर्टेंट रूल इस चैप्टर का और सबसे आखिरी रूल 63, डेट इज़ रेजिग्नेशन रिटायरमेंट आफ्टर द स्टडी लीव। क्या होगा कि अगर स्टडी लीव के दौरान या फिर स्टडी लीव के बाद विद इन 3 ईयर्स और विद इन 5 ईयर्स इन केस ऑफ CHS ऑफिसर गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिज़ाइन दे दिया या सर्विस क्विट करके चला गया, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी भी लीव सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी गई थी ना ड्यूरिंग द स्टडी लीव, वो वापस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। इसके अलावा अगर कोई कोर्स पे खर्चा किया गया था सरकार के द्वारा या कोई फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा कोई हेल्प की गई थी पैसों से, वो सारे पैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस करने पड़ेंगे। तो यही कुछ हम इस रूल में पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिज़ाइन करता है, रिटायर करता है, सर्विस को क्विट करता है या फिर अपना कोर्स करने में फेल हो जाता है या वो सर्विस को लीव कर देता है विद इन 3 ईयर्स और विद इन 5 ईयर्स इन केस ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस के केस में आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम द स्टडी लीव, या फिर वो स्टडी लीव के बाद स्टडी कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो फर्निश करने में असफल रहता है। इन सभी केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट को रिफंड करना होगा। क्या क्या रिफंड करना होगा? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ फी और एनी अदर एक्सपेंसेस इफ़ दीज आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर लीव सैलरी या ट्रैवलिंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ फी या एनी अदर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकर किया गया है तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट सर्वेंट को रिफंड करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, द एक्चुअल अमाउंट इफ़ एनी इनकर्ड बाय द अदर एजेंसी सच एज फॉरेन गवर्नमेंट या फाउंडेशन और ट्रस्ट इन कनेक्शन विद द कोर्स ऑफ स्टडी, ये भी रिफ़ंड करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सहूलतें दी हैं पैसे की, जैसे लीव सैलरी, TA या कॉस्ट ऑफ, वो तो वापस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फाउंडेशन या ट्रस्ट ने कोई वित्तीय सहायता की है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो ये तो बना प्रिंसिपल कि वापस करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट भी इस पे लगेगा और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस करना पड़ेगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो होगा एट द रेट ऑफ गवर्नमेंट लोन फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड, कि डेट ऑफ डिमांड के दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोन पे चल रहा होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना पैसा है जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया, वो सारा पैसा सूद समेत, इंटरेस्ट समेत वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इसमें इंटरेस्ट का रेट होगा जो गवर्नमेंट लोन का इंटरेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ डिमांड। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ़ंड है
वो मस्ट बी मेड बिफोर द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड और बिफोर द रिटायरमेंट इज़ परमिटेड, कि जितना भी जो रिफ़ंड है, जो ऊपर रिफ़ंड करने की बात हुई, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से पहले आ जाना चाहिए या फिर रिटायरमेंट को परमिट करने से पहले आ जाना चाहिए। इसके आगे प्रोविज़ो है व्हेन रिफ़ंड नॉट रिक्वायर्ड। कहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिफ़ंड रिक्वायर्ड नहीं है? अगर रिटायरमेंट हुआ मेडिकल ग्राउंड पे तब भी रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का परमानेंट एब्जॉर्प्शन हो गया ऑटोनोमस बॉडी में, तो उस केस में भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि दोनों की दोनों एक्सेप्शंस, रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड और परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन ऑटोनोमस बॉडी, ये अप्लाई नहीं होगी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सका तो। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोर्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, तभी ऊपर की दो एग्जाम्पशंस मिलेंगी उसे। अगर उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो ऊपर की दो जो एग्जाम्पशन है वो उसे नहीं मिलेंगी। आगे 63 के 2 का सब क्लॉज ए कहता है कन्वर्जन ऑफ स्टडी लीव, कि अगर रिफ़ंड की सिचुएशन अराइज हुई तो उस केस में जो स्टडी लीव है वो रेगुलर लीव में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जितनी रेगुलर लीव गवर्नमेंट सर्वेंट के खाते में बची होगी जब उसकी स्टडी लीव शुरू हुई थी। और जो रिमेनिंग पीरियड बचेगा, यानी कि अगर उसके खाते में एट ए टाइम जब स्टडी लीव उसे दी गई थी वो वाला जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो गया, तो जो रिमेनिंग पीरियड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ट्रीट किया जाएगा। 63 के सब क्लोज 2 का बी कहता है कि अगर कन्वर्जन के दौरान ये पाया गया कि एक्सेस लीव सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी गई है तो फिर उसकी वो रिकवरी भी की जाएगी। 63 का 3 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट है वो ये जो रिफ़ंड अमाउंट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने गवर्नमेंट को पे करना है, इसे वेव भी कर सकते हैं या इसे रिड्यूस कम भी कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रिफंड अमाउंट को वेव भी कर सकते हैं या रिड्यूस भी कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं। 31 मार्च 2006 को ये डिसीजन आया कि गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट जो अभी सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उन्हें जो स्टडी लीव मिलती है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए मिलती हैं, इन मेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा के लिए या फिर DNB डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के लिए मिलती हैं। लेकिन इवन इफ द कोर्स इज कंडक्टेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मे नॉट रिकॉग्नाइज बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर ये ऊपर वाले जो कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है या DNB है, डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड है, अगर ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, चाहे इसे अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तब भी जो पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंसेस हैं वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर 9 दिसंबर 1986 का OM है जिसमें ये कहा गया है कि स्टडी लीव एक से ज़्यादा स्पेल में भी ली जा सकती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि डिफरेंट स्पेल का जो टोटल है वो 24 मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने रूल 51 में पढ़ा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टडी लीव है CHS ऑफिसर को छोड़ के वो इंटायर सर्विस में 24 मंथ है। CHS ऑफिसर को यही जो लीव है मैक्सिमम उनकी स्टडी लीव वो 36 मंथ है। ये कहा गया कि स्टडी लीव जरूरी नहीं एक स्पेल में लेनी है, एक से अधिक स्पेल्स में भी ली जा सकती है। फिर आ गया 23 अगस्त 1985 का OM है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास अब फुल पावर है कि एट ए टाइम जो 12 मंथ का जो क्राइटेरिया है, हमने रूल 51 में पढ़ा था कि इंटायर लाइफ में तो 24 मंथ्स या 36 मंथ मिलती हैं स्टडी लीव, लेकिन एट ए टाइम मैक्सिमम 12 मंथ की स्टडी लीव एक ऑफिसर को दी जा सकती है अदर देन CHS ऑफिसर। तो जो एट ए टाइम वाला क्लोज है 12 मंथ का, उसे रिलैक्स कर सकता है खुद
मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। इसके लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पावर डेलीगेट मतलब कर दी गई है फ्रॉम डीओपीटी। तो अब ये कहा गया कि अब डीओपीटी की इसमें स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो सेंशन है वो सफिशेंट है। 29 सितंबर 1983 का ओएम है स्टडी लीव फॉर द अवार्डी ऑफ जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप। तो जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप जिसे मिल रही है उसके लिए ना स्टडी रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। जैसे जहाँ पे रूल 51 को और 56 को रिलैक्स किया गया था। 51 में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव है कि ऑर्डिनरी जो है अदर देन जो CHS ऑफिसर है उसे स्टडी लीव 24 मंथ के लिए मिलती है इंटायर लाइफ में, लेकिन CHS ऑफिसर को 36 मंथ के लिए मिलती है। लेकिन जो कोई जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप का अवार्डी है उसमें ये मैक्सिमम जो क्लोज है स्टडी लीव वाला रूल 51 उसे रिलैक्स कर दिया गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप का अवार्डी है उसे मिल रही है तो उस केस में उसे स्टडी लीव फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ फेलोशिप दी जाएगी। यानी कि जितनी देर तक उसे ये फेलोशिप मिलती रहेगी उतनी देर तक उसे स्टडी लीव दी जाएगी, जहाँ पे स्टडी लीव की कोई भी लिमिट नहीं होगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि जहाँ पे लीव सैलरी भी एडजस्ट नहीं की जाएगी। जैसे हमने 56 में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई रीम्यूनरेशन स्टाइपेंड जहाँ कोई पार्ट टाइम मतलब रीम्यूनरेशन कमाता है, स्कॉलरशिप कमाता है, तो वो लीव सैलरी से एडजस्ट होती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा है जो जिसे जवाहरलाल नेहरू जो फेलोशिप मिल रही है तो उस केस में उसकी लीव सैलरी भी एडजस्ट नहीं होगी, यानी कि उसे लीव सैलरी तो मिलेगी। इसके अलावा जो फेलोशिप के दौरान जो उसे बेनिफिट मिल रहे हैं वो उसे अलग से मिलेंगे। इसके अलावा उसे DA एट द रेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेट है वो भी समय समय पे मिलता रहेगा। इसके अलावा ये कहा गया कि उसे टेलीफोनिक जो फैसिलिटी है वो भी कंटिन्यू मतलब मिलती रहेगी, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो भी उसका बिल है, रेंटल है, कॉल चार्जेस है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को ही भरना पड़ेगा। आज के समय में तो फ़ोन सभी के पास है, तो ये वाला टेलीफोन जो फैसिलिटी वाला क्लोज है आज के समय में इतना बेनिफिट नहीं देता। लेकिन जो ऊपर वाले 2 क्लोज हैं वो अच्छे से बेनिफिट देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप जिन्हें मिल रही है उनके लिए स्टडी लीव की कोई लिमिट नहीं है, उनकी जो लीव सैलरी है वो एडजस्ट भी नहीं होगी, वो फेलोशिप का अमाउंट भी लेंगे और स्टडीज की लीव सैलरी है वो भी लेंगे। फिर आगे 1 सितंबर 2011 का ऑफिस मेमोरेंडम लिखा जिसमें था स्टडी लीव फॉर द फेलोशिप ऑफर्ड बाय द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, कि जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को फेलोशिप मिल रही है तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को पुनः रूल 51 और रूल 56 में जो रिलैक्सेशन जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के दौरान मिल रही थी क्या जहाँ पे भी वही मिलेगी, यही क्वेश्चन है। तो ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन पहली बात है, ये कौन कौन से हैं। ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जो फेलोशिप मतलब देते हैं ये हैं KK बिरला फाउंडेशन, आ गया IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, और चौथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स ना हमें याद रखने हैं जिनसे फेलोशिप मतलब जब मिलती है तब स्टडी लीव के जो रूल है उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है। एक बार फिर से ये 4 इंस्टीट्यूट हम रिपीट करेंगे। KK बिरला फाउंडेशन, दूसरा IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, और चौथा है लोक नायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। अगर इन चारों इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट सर्वेंट को फेलोशिप मिल रही है तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो वही जो रूल 51 को रिलैक्स किया गया था कि जहाँ पे स्टडी लीव फॉर द इंटायर फेलोशिप पीरियड के लिए मिलेगी, यानी जितने साल फेलोशिप की अमाउंट चलती रहेगी उतने साल स्टडी लीव भी चलती रहेगी, जहाँ पे कोई मैक्सिमम पीरियड का क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा जो रूल 56 है उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है कि लीव सैलरी भी उसे मिलेगी प्लस फेलोशिप का अमाउंट भी बोलेगा। लेकिन जहाँ पे ना एक कंडीशन है, ऊपर क्या था, ऊपर लीव सैलरी के साथ अलाउंस भी मिल रहा था, DA मिल रहा था ऊपर की अगर हम बात करें। लेकिन जहाँ पे जो KK बिरला या IIM या
मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशन है गुड़गांव का, या फिर ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जहाँ से जो स्कॉलरशिप मिल रही है ना, जहाँ पे जो लीव सैलरी मिलेगी वो विदाउट अलाउंस मिलेगी। ये तो ये दोनों में डिफरेंस है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मिलती है तो लीव सैलरी फुल मिलती है, लेकिन अगर इन 4 इंस्टीट्यूशन में से अगर फेलोशिप मिलती है तो उस केस में लीव सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसमें जो अलाउंसेस है यानी कि डियरनेस अलाउंस वो नहीं मिलते। बाकी टेलीफोन वाला जो क्लोज है वो सेम ही है। तो ये हमें बेनिफिट याद रखने हैं। फिर आ गया 28 अप्रैल 2015 का ऑफिस मेमोरेंडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये कहा गया है कि अगर बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लेटर कोई स्टडी कोर्स के बाद लेटर कोई स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एटोनोमस बॉडी को ज्वाइन कर लेता है, तो ये बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, नेम है राहुल, तो राहुल ने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, फिर वो स्टडी लीव पे चला गया, फिर उसने बॉन्ड साइन कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि वो 3 साल जब वो रिटर्न करके आएगा तब इसे काम मिलेगा, मतलब काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन क्या हुआ कि विद इन 3 ईयर ना उसकी स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगी, तो वो वहाँ पे चला गया। लेकिन अब उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो बॉन्ड किया था कि वो 3 साल स्टडी कोर्स के बाद जहाँ पे काम करेगा ही करेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसने जो बॉन्ड किया था ना, वो स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा तो उसे जितना भी अमाउंट था स्टडी कोर्स के दौरान वो रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो अगर राहुल स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेता है विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम द स्टडी लीव, तो जितना भी अमाउंट है, चाहे वो लीव सैलरी है स्टडी लीव की या फिर कोई अन्य सहायता किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने दी है, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो राहुल को वापस करना पड़ेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होता है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो इस प्रकार हमारा स्टडी लीव का पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम आगे MCQ करेंगे। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं आपका क्वेश्चन कितना राइट है कितना रॉन्ग है। क्वेश्चन ये है कि जो स्टडी लीव है वो किसी अन्य लीव के साथ कंबाइन हो सकती है, लेकिन ये जो टोटल पीरियड है एब्सेंस का, ये इतने मंथ से ज़्यादा नहीं होगा जनरली। ऑप्शन A 24 मंथ्स, ऑप्शन B 28 मंथ्स, ऑप्शन C 12 मंथ और ऑप्शन D 36 मंथ्स। इसके बाद एक वीडियो आएगा अब MCQs का, जिसमें 30 MCQs होंगे स्टडी लीव के। तो इसके बाद आप वो देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये इससे ये पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।